हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो डिस्कशन का है वो हम करेंगे बात ग्लोबल एफर्ट्स रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। इसमें हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से किगाली अमेंडमेंट तक की बात करेंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट सीरीज़ हम चला रहे हैं और यहाँ पे जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं इन्वायरमेंट के, जो आपके स्टेट पीसीएस के लिए, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं प्री और मेंस पर्पज़ से, तो वो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ के भी सेशंस में आपके लिए इन्वायरमेंट के लेके आऊँगी ताकि आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में कोई भी सवाल गलत ना हो। आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं भी सोशल मीडिया पे। टेलीग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई थिंक टू आस्क योर क्वेरीज, क्योंकि वहाँ पे कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस चल रहे थे, सारे बैचेस फुल थे, इसलिए अब हमने फाउंडेशन इवनिंग बैच लॉन्च किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी जो पुराने बैचेस में एडमिशन नहीं ले पाए। अब डेली लाइव क्लास 6 बजे उनकी होगी। 1 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। पहले से ही हमने एडमिशन जो है वो ओपन कर दी हैं। आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो लाइव फॉर अमेजिंग डिस्काउंट्स। आपको इस प्राइस पे डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड यूज़ करके। सो डू एनरोल योरसेल्फ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट जो है वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे पहले लेक्चर में इस सीरीज़ के हमने ओजोन डिप्लीशन को डिस्कस किया कि ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। ओजोन O3 हम लिखते हैं। ओजोन वो लेयर है अर्थ के, जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है और हमको यूवी रेडिएशन से बचाती है। यूवी की जो हार्मफुल रेज हैं जिससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उससे हमको बचाती है। प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, सबको यूवी रेज से नुकसान होता है। ओजोन हमको उससे बचाती है। सो आप कह सकते हैं अर्थ पर अगर लाइफ पॉसिबल है तो वन ऑफ द रीजन इज योर ओजोन लेयर। सो ये इंपॉर्टेंस है ओजोन की। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला कि ओजोन डिप्लीट हो रही है। क्यों डिप्लीट हो रही है? देयर आर सर्टेन नेचुरल कॉजेज लाइक वॉल्केनिक एरप्शंस जैसे होते हैं, कुछ विंड्स होती हैं जिससे ओजोन डिप्लीट होती है, बट वो ऑलमोस्ट 1 to 2% ही कंट्रीब्यूट करती है। डिप्लीशन के बाकी रीजंस जो हैं वो मैन मेड है। हम इस तरह के सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करवाते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, फैक्ट्रीज़ के थ्रू, हमारे कामकाजों के थ्रू, जिससे ओजोन डिप्लीट होती है, राइट। तो लेक्चर में हमने जो रिएक्शंस हैं, जो मैंने आपको कहा वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी डिस्कस किए। लेकिन अब जब हमको पता चल गया कि ओजोन डिप्लीट हो रही है तो हम किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं उसको बचाने के लिए, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1977 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन ऑन द ओजोन लेयर इसको कंक्लूड किया और कहा, यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हमको बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इंटरनेशनल रिसर्च की ज़रूरत है ओजोन लेयर को मॉनिटर करने के लिए, वरना ओजोन लेयर अगर बर्बाद हो गई तो ह्यूमंस, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, सबको बहुत नुकसान होगा। 1981 में UNEP's की गवर्निंग काउंसिल जो है, उन्होंने UNEP को ऑथराइज किया कि वो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है वो लेके आए स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्शन पे। यानी ओजोन को बचाने के लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया कि कोई ना कोई कन्वेंशन जो है वो बनाई जाए। इन्वायरमेंट में आप जानते हैं कि बहुत सारी कन्वेंशंस हैं, उस पर भी हम अलग से एक सीरीज़ जो है 4-5 लेक्चर्स की चलाएंगे जहाँ पे हम डिफरेंट कन्वेंशंस जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ओजोन को बचाना है तो आपको कोई ना कोई कन्वेंशन जो है वो लेके आना पड़ेगा। अब नॉर्मली अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, आई एम राइटिंग एज MP, ओके। तो दिस इज़ योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पे था कि हमको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, ओके, ODS हम उनको बोलते हैं, उनको एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करना है। पहले फेस डाउन करना है, कम करने हैं, फेस आउट करने हैं, ख़त्म करने हैं, उनका यूज़ जो है वो ख़त्म करना है, मॉनिटर करना है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका 1987 में साइन किया जाता है और फिर एक साइन करना, डिफरेंट मेंबर स्टेट साइन करते हैं, दैट इज़ वन थिंग, बट देन केम इनटू फोर्स हम बोलते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 1989 से, राइट। अब देखिए पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है। 1977 में देखिए UNEP एक्टिव हुई ओजोन लेयर को लेकर, लेकिन यहाँ पे बात है 1970s की, जब साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि ओजोन को खतरा है काफ़ी केमिकल सब्सटेंसेस से। तो 1970s में साइंटिस्ट ने ये चीज़ बोली और 1985 में आपका क्या होता है,
आपका होल, ओजोन होल भी पता चल जाता है ना। ओजोन होल इज नॉट एग्जैक्टली कि वहाँ पे कोई होल हो गया, दिस इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो 1985 में ये भी कंफर्म हो जाता है कि थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर यानी एक ओजोन होल जो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। तो यहाँ से आपके इनिशियल एफर्ट्स जो हैं वो शुरू होते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है आपकी वायना कन्वेंशन। वायना कन्वेंशन में क्या है, ये जो कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अब यहाँ पे ना कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इस वर्ड से आपकी कुछ और कन्वेंशंस भी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वायना कन्वेंशन को हम राइटिंग एज वीसी ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, ठीक है। ये 1969 में आई है आपकी। और यहाँ पे इस कन्वेंशन में लॉ ऑफ ट्रीटीज में क्या है, वायना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, कि डिफरेंट जो कन्वेंशंस या ट्रीटीज बनाई जाती हैं उनको कैसे गवर्न किया जाएगा, उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे, कैसे अमेंडमेंट्स होंगी, ठीक है, कन्वेंशन पे कन्वेंशन, राइट। तो ये अलग है। एक और है आपकी वायना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं किसी कन्वेंशंस की या किसी ट्रीटी की, उनके आपस में क्या रिलेशंस रहेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरह से रहेंगे, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कैसे मिलेगी, ये सब ये एंकर करती है। सो डोंट कंफ्यूज वायना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर विद दीज टूज, ये दोनों अलग हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन वायना कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर पे, ये अग्रीमेंट जो है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट अग्रीमेंट जो है, इसको रेटिफाई किया गया ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज के द्वारा और 1985 में इसको कंक्लूड किया गया। अब यहाँ पे कोई भी लीगली बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट्स जो थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए वो नहीं रखे गए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है आपके, ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो प्राइमरी केमिकल एजेंट्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, कुछ भी लीगली बाइंडिंग नहीं रखा गया, बट इसको डिसाइड किया गया कि इनको हमें कम करना है। सो दिस इज हाउ योर वायना कन्वेंशन केम इन। अब वायना कन्वेंशन के अंदर क्या होता है, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया जाता है। सो दिस कम्स अंडर वायना कन्वेंशन के बाद ये एक प्रोटोकॉल लेके आते हैं जिसको ये बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये अंडर वायना कन्वेंशन है, ये याद रखिएगा। और इसको 1987 में इस पे अग्रीमेंट होता है, तभी मैंने आपको कहा इसको साइन 1987 में किया गया। इट केम इनटू फोर्स इन 1989। 15 सितंबर 1989 को इसको अडॉप्ट किया गया सारी मेंबर स्टेट्स के द्वारा, फिर धीरे धीरे इसको रेटिफाई किया गया। यहाँ पे आपको एक ग्लोबल कोऑपरेशन देखने को मिलता है कि सारे देश एक साथ आते हैं कि हाँ हमको इसको फॉलो करना है, और जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उस डिक्लाइन हो रही है उसको रिवर्स करना है, उसको वापस से ठीक करना है। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी देश हैं वो ये मानते हैं कि हमको फेस आउट करना है। क्या फेस आउट करना है, प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन, कुछ ऐसे केमिकल्स जो ओजोन के लिए हानिकारक हैं उनको हटाना है। तो ये है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे ही आए, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट के एग्जाम में इतने सारे कन्वेंशंस हैं, वाइल्ड लाइफ पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ट्रैफिकिंग पे, कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज पे कि कौन सा कन्वेंशन या कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए है। तो इसकी आप एक लिस्ट बनाइए, और तो हम इसको अलग से भी लेक्चर्स में लेंगे। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम आए तो सीधा ओजोन आपके दिमाग में आना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंडर वायना कन्वेंशन, राइट। सो दिस इज योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आगे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि देखिए वायना कन्वेंशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि कन्वेंशन तो साइन हो गई कि हमके ओजोन को ठीक करना है, लेकिन कैसे करना है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया। देखिए 16 सितंबर को आपका ओजोन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 15 को जब ये एक्सेप्ट किया गया मॉन्ट्रियल, फिर 16 सितंबर को इसको ओपन किया गया सिग्नेचर्स के लिए, तो इसलिए हम उसको ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो ट्रीटी है इसमें जितनी भी पार्टीज यानी जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि किस तरह से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसकी पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को ओजोन डिप्लीटिंग कहा जाता है जो ओजोन के लिए हानिकारक है, उनको हमें खत्म करना है, फेस आउट करना है। ओडीएस का जो ट्रेड है, इन सब्सटेंसेस की जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होती है उसको कंट्रोल करना है, उस पर डेटा जो है मॉनिटर करना है, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स देखने हैं, जितने भी मैटर्स उससे रिलेटेड हैं। अब देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, आधे देश जो हैं आपके वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ देश आपके डेवलपिंग देश हैं। अब इनको क्या किया, ये देखिए ये वर्ड यहाँ पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बांटी गई उसको हम बोलते हैं इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबको बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई लेकिन अलग अलग तरीके से, यानी टाइमलाइन जो है वो सबकी यहाँ पे
अलग रखी गई। टाइमलाइन का मतलब डेवलप्ड देश हैं, उनको जल्दी फेस आउट करना शुरू करना है और अपने टारगेट को जल्दी मीट आउट करना है। डेवलपिंग देश को यहाँ पे थोड़ी लीनियंसी दी गई, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ठीक है उनका टारगेट जो है वो थोड़ा अलग रखा गया, टाइमलाइन जो है वो अलग रखी गई। अब दोनों जो कंट्रीज हैं, दोनों जो ग्रुप्स हैं, उन पे ये बाइंडिंग है, टाइम टारगेटेड है और मेजरेबल कमिटमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितना किसी देश ने प्रोग्रेस किया। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम वन ऑफ द सक्सेसफुल जो प्रोटोकॉल है वो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन में हमने कुछ साल पहले ही देखा कि यस, ओजोन जो है वो हील हो रही है। ऑल दो अभी लेटेस्ट आ रहा है कि ट्रॉपिक्स में भी होल हुआ है, लेकिन उसमें भी आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो डिवाइडेड है। जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है कि ट्रॉपिक्स जो है वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, वहाँ पे होल पाया गया है, डिप्लीट हो रही है ओजोन, लेकिन उस पर साइंटिफिक कम्युनिटी थोड़ी डिवाइडेड है, उस पर हम अलग से कभी बात करेंगे। बट द मेन थिंग इज, इसको सक्सेसफुल प्रोटोकॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ओजोन को हील होते हुए देखा गया। काफ़ी देशों ने अपने जो टारगेट्स हैं वो मीट किए। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस तरह से सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देशों को दी गई कि वो अपने हिसाब से अपने रूल्स जो हैं अपने देश के अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट करें, और यहाँ पे इक्वल और डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों ग्रुप ऑफ देशों को दी गई, इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल। अब इसके लिए देखिए, एक मल्टीलेटरल फंड जो है वो भी लाया गया इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। आर्टिकल 10 जो है, ट्रीटी के डिफरेंट आर्टिकल्स रहते हैं, उसके अंदर एक फंड बनाया गया जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी गई। अब देखिए, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपिंग देशों को क्यों दी जाती है? अब जो डेवलप्ड देश हैं वो तो ऑलरेडी हाई क्लास इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, प्रॉपरली हाई फाई उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो फेस आउट जल्दी कर सकते हैं, कोई और टेक्नोलॉजी डिवाइस कर सकते हैं कि ऑलरेडी अगर वो CFCs यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव ले आएंगे। लेकिन जो डेवलपिंग देश हैं या जो पुअर देश हैं, उनको फाइनेंशियल भी मदद चाहिए इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कि वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेस आउट कर सके। तो यहाँ पे ये फंड जो है इसलिए रखा गया। मल्टीलेटरल फंड एक्टिविटीज़ जो है इनको 4 इंटरनेशनल एजेंसीज ने इम्प्लीमेंट किया। ये 4 एजेंसीज कौन है? इनका UNEP है एक आपकी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। इनके द्वारा इनको मल्टीलेटरल फंड को इम्प्लीमेंट कराया गया। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स में टाइम टू टाइम कुछ कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई। पहला अमेंडमेंट था आपका, देखिए जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है मैं बता रही हूँ, लंदन अमेंडमेंट 1990 में आया। इसमें जो ODS का एमिशन शेड्यूल है, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, उनका जो भी एमिशन शेड्यूल था, बाय रिक्वायरिंग कंप्लीट फेस आउट ऑफ CFCs, यानी इनमें बोला गया कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इसको कंप्लीटली फेस आउट करना है। हेलोन्स हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कि 2000 तक डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो इसको ख़त्म करेंगी, फेस आउट करेंगी, यूज़ नहीं करेंगी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ उसको 2010 तक ये टारगेट पूरा करेंगे। ऐसा लंदन अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया। अब मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, उसको भी इस लिस्ट में, कंट्रोल्ड ODS के लिस्ट में डाला गया। फेस आउट करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज 2005 तक, और 2015 तक डेवलपिंग कंट्रीज को फेस आउट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इंडिया का रोल बता देती हूँ साथ साथ। देखिए, इंडिया जो है वो मेंबर बना इस ट्रीटी का 1991 में, और पार्टी हुआ वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1992 में रेटिफिकेशन के बाद। अब हमारे देश में इस चीज़ को कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है जो वो इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करती है। इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे हमने एक अलग से ओजोन सेल बनाया कि किस तरह से हमारे देश में क्या रूल्स रखे जाएंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए, किस तरह से हम फेस आउट करेंगे, पूरी पॉलिसीज़ कौन बनाएगा, एक ओजोन सेल अलग से बनाया गया। नेक्स्ट एक अचीवमेंट मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक वर्ड था, यस दिस वन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं CTC शॉर्ट में। हमने इसको कंप्लीटली फेस आउट कर दिया इंडिया ने 1 जनवरी 2010 में।
ओके, यहाँ पे देख लीजिए, डेवलपिंग देश है अगर हम, तो 2010 तक हमको इसको फेस आउट करना था, तो हमने ये टारगेट अपना अचीव किया सीटीसी का इंडिया ने। 1 जन 2010 को हमने कम्प्लीटली कार्बन टेट्राक्लोराइड को फेस आउट कर दिया, राइट। ओके, यहाँ पे आपको और क्या बताना है। एंड यस, हम भी जो ये मल्टीलेटरल फंड बताया है, इससे हमको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो मिलती है। अदरवाइज 2050 तक एक्सपेक्ट किया जाता है ओजोन को हम पूरी तरह से, अगर ये चलता रहा ठीक से, तो हम इसको रिकवर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, लंदन अमेंडमेंट के बाद कोपेनहेगन अमेंडमेंट है, 1992 में आई। इसको यहाँ पे बोला गया इट सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेटेड कि हमको ओडीएस जितने भी हैं उनको फेस आउट करना है, और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें और ऐड की। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको फेस आउट करना है डेवलप्ड कंट्रीज को 2004 के बिगिनिंग तक। इस एग्रीमेंट के अंदर CFCs, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जिनको टारगेट किया गया था कि 1996 तक फेस आउट करना है डेवलप्ड देशों में, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज किया गया, और कैपिंग भी लगाई गई कुछ कुछ केमिकल्स पे कि आप कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना कंजम्पशन उनका कर सकते हैं, उन पे कैपिंग जो है वो लगाई गई। 1991 के लेवल्स तक आप जितना यूज़ कर रहे थे उतना ही आप यूज़ करेंगे, और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये अमेंडमेंट आई। उसके बाद देखिए, एक मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997 में आई। यहाँ पे HCFCs को डेवलपिंग देशों में फेस आउट करने के लिए कहा गया, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ साथ उसको डेवलप्ड देशों में फेस आउट करने के लिए कहा गया, और अलग अलग डेट्स दी गई मिथाइल ब्रोमाइड के लिए, 2005 फॉर डेवलप्ड एंड 2015 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। बीजिंग अमेंडमेंट आई 1999 में, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया HCFCs पे, अगेन कि इसकी प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों पे कंट्रोल लगाया गया, और यहाँ पे ब्रोमोक्लोरोमीथेन को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया। देखिए, क्लोरीन से रिलेटेड सारी चीज़ों को धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लास्ट रिएक्शन देखा हो कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो कितना खतरनाक है ओजोन के लिए। अगर एक क्लोरीन एटम है या फ्री रेडिकल है, वो अराउंड 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से नए नए चीज़ें जो हैं, नए लिस्ट में नए नए जो ये ब्रोमोक्लोरोमीथेन है जैसे, वो ऐड किए गए नए नए अमेंडमेंट्स में। अब इसके बाद ये बीच वाली अमेंडमेंट्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आती है, किगाली अमेंडमेंट। सो दिस इज द 8th अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और किगाली नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो पूरी मीटिंग्स हुई थी रवांडा की कैपिटल किगाली में हुई थी। अब जो पार्टीज हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, वो इस एग्रीमेंट में पहुंची। 28th मीटिंग थी, 8th अमेंडमेंट थी 15 अक्टूबर 2016 में किगाली रवांडा में। यहाँ पे इन्होंने इस अमेंडमेंट को अडॉप्ट किया, और बात की गई कि फेस डाउन किया जाएगा प्रोडक्शन और कंजम्पशन HFCs का, ठीक है। अब क्यों किया गया? अब ये सवाल भी आता है पेपर में कि किगाली अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, जब हमने CFCs और इतने सारे ODS को फेस आउट करने की बात की गई, तो फिर कंट्रीज़ ने क्या देखा, इसको रिप्लेस कर दिया, इसका ऑल्टरनेटिव वो लेके आए HFCs को यूज़ करने लग गए CFCs की जगह। लेकिन HFCs को यूज़ इसलिए करने लगे क्योंकि कोई भी हमारे पास इस तरह का सबूत एविडेंस नहीं था जो ये बताए कि HFCs जो हैं, आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, वो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो भाई, अगर ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह HFCs को यूज़ करते हैं। लेकिन फिर क्या देखा गया कि HFCs चाहे आपके ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बट दीज आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस की तरह ये काम कर रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये अच्छा कंपाउंड नहीं है, आपको इसको फेस आउट करना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस तरह का एविडेंस तो नहीं था कि ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। सो किगाली अमेंडमेंट के बारे में ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो हमेशा समझते हैं कि ओजोन के बारे में बात हो रही है, तो किगाली एग्रीमेंट भी ओजोन के बारे में होगा, ऑल्दो इट इज़ अबाउट ओजोन, बट यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से HFCs को फेस आउट करने की बात की गई, क्योंकि लोगों ने CFCs का ऑल्टरनेटिव HFC रख दिया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे जो पार्टीज हैं उनको कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, यूज़ है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, बाय रफली 80-85% उसको बेसलाइन तक ले आएँ, उन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव बेसलाइन उससे कम कर दें।
2045 तक ये टारगेट अचीव करने के लिए कहा गया, क्योंकि हमको जो टेम्परेचर है अर्थ का जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको रोकना है HFC के यूज़ को फेस आउट करके। तो ये 1 जनवरी 2019 से इफेक्ट इम्प्लीमेंट जो है वो हो चुका है। सो यस, ये PIB 18 अगस्त 2021 के कैबिनेट डिसीजन हैं जहाँ पे रैटिफिकेशन की गई किगाली अमेंडमेंट की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। और आप देख सकते हैं नेशनल स्ट्रैटेजी की फेस डाउन करने HFCs फॉर इंडिया विल बी डेवलप्ड बाय 2023 तक नेशनल स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी। अमेंडमेंट्स जो हैं एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क के कि हम किगाली अमेंडमेंट के साथ पूरा चल रहे हैं उनको मिड 2024 तक किया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होगा इससे? आपके गैस एमिशंस कम होंगे, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी क्योंकि कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेके आएंगे। ये सब कैबिनेट ने इम्प्रूव किया। तो यहाँ पे आप पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं। 74 में लिंक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, पूरी समरी है इस लेक्चर की ना। 85 में क्या हुआ, 2015 तक की समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट आगे इसके किगाली एग्रीमेंट आ गया। ओके, सो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग नाउ। So yes, this is it. Now the question for you is, what is a co-benefit of Montreal Protocol का co-benefit? बहुत सारे benefits है, but co-benefit क्या है? Impetus to development of energy efficient systems, reduction। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट तो है कि आप इसको ओजोन को बचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ बाय प्रोडक्ट को बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं, रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशंस, कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर टेलीग्राम में आप इसका आंसर जो है आपको वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो सीरीज चल रही है ना, तो इसको कंप्लीटली आप देखिए क्योंकि एक लेक्चर दूसरे के साथ लिंक होगा, है ना, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप एक लेक्चर में तो हम सब कुछ यहाँ पे जैसे ओजोन डिप्लीशन के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, क्रक्स में मैंने आपको बताया, तो पुराना लेक्चर उसके लिए देख सकते हैं। सो दिस सीरीज आई एम क्रिएटिंग फॉर यू। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।